हेलो बच्चों। केमिस्ट्री पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम मोल संकल्पना पर आधारित कुछ आसान आंकिक प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इस लेक्चर में आज हम मोल संकल्पना पर आधारित आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी मोल के फार्मूलों के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक मोल तत्व ग्राम परमाणु भार के बराबर होते हैं और 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं की संख्या होती है। इसी प्रकार एक मोल यौगिक, यदि हम भार में बात करें तो वो ग्राम अणुभार के बराबर होता है। यदि हम अणुओं की संख्या के बारे में बात करें तो ये अवागाद्रो संख्या यानी 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं के बराबर होता है। और यदि यौगिक कोई गैस है और मानक ताप दाब पर है तो इसके एक मोल का आयतन 22.4 लीटर्स होगा। तो बच्चों, हमें इन फॉर्मूलों का प्रयोग करके आंकिक प्रश्न हल करने हैं। अब इन प्रश्नों को हल करने के लिए मैं आपको एक आसान सा तरीका बताता हूं। देखिए बच्चों, कोई भी न्यूमेरिकल जो आपको मिलेगा, यदि वो किसी तत्व से संबंधित है तो आपको भार, मोल और संख्या यानी तत्व का भार या तत्व के मोल या तत्व के परमाणुओं की संख्या, इनमें से कोई दो बातों को लेकर ही कोई आंकिक प्रश्न बनाया जाएगा। उसमें या तो भार और मोल होंगे, या उसमें मोल और संख्या होगी, या उसमें भार और संख्या होगी। इसी प्रकार जब आप किसी यौगिक के लिए इन प्रश्नों को हल करेंगे तो आपके पास या तो यौगिक का भार होगा, यौगिक के मोल होंगे, यौगिक के अणुओं की संख्या होगी, या किसी गैस यौगिक का आयतन होगा। यानी इनमें से कोई भी दो पद आपको मिलेंगे। इस बात को ध्यान रखना। और आंकिक प्रश्नों को हल करते समय हमें यही पॉइंट आउट करना है कि इन तीनों में से या इन चारों में से कौन सी दो बातें हमारे प्रश्न में है। एक तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। दूसरा, आपको ध्यान रखना है कि यदि आपको कोई यौगिक दिया हुआ है और वो इसमें आपसे किसी भी तत्व के परमाणुओं की संख्या पूछता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम इस यौगिक के अणुओं की संख्या ज्ञात करेंगे और इसके बाद इन अणुओं में कितने तत्व हैं हम इसको हल करेंगे। तो आपको
ये दो बातें नहीं भूलनी है। एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूं कि एक तो आपको ये नहीं भूलना है कि भार, तत्व के मोल या परमाणुओं की संख्या में से कौन सी दो बातें आपको दी हुई हैं। और यहां ये भी ध्यान रखिएगा कि जो दो बातें आपको दी गई होंगी उनमें से एक बात का मान आपको पता होगा। देखिए, इस बात को हम कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। देखिए, पहला हमारे पास उदाहरण है कि जल H2O के 180 ग्राम में कितने मोल होंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि आपको दो पद पहचानने हैं। तो देखिए कैसे, जल के 180 ग्राम। अब देखिए, जल का 180 ग्राम दिया हुआ है तो आपको भार दिया हुआ होगा, में कितने मोल होंगे। दूसरा, आपसे मोलों के बारे में पूछा गया है। तो आपने दो पद पहचान लिए, एक आपके पास भार है और दूसरा आपके पास मोल है। तो अब देखिए, जल का अणुभार भी हमें दिया हुआ है, तो इसका ग्राम परमाणु भार कितना होगा। ग्राम अणुभार, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको अणुभार को ग्राम में लिख देना है। यानी जल का जो अणुभार है वो 18 ग्राम हो गया है। अब देखिए बच्चों, एक बार फिर से हम देखते हैं कि जो एक मोल है वो तत्व के परमाणु भार, या अगर आपके पास एक मोल यौगिक है तो वो यौगिक के ग्राम अणुभार के बराबर होता है। तो अब आप देखिए कि आपको यहाँ ग्राम अणुभार दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक मोल के बराबर है। ये किसके बराबर होगा, 18 ग्राम एक मोल के। तो अब आपको साधारण रूप में जो एकिक नियम होते हैं उनका प्रयोग करके अपने प्रश्न को हल कर लेना है। देखिए कैसे हम बात करते हैं। देखिए, आपको भार दिया हुआ है तो हम भार से ही स्टार्ट करेंगे। हम कहेंगे बिकॉज 18 ग्राम H2O ये बराबर है एक मोल के। तो इसलिए 1 ग्राम H2O बराबर होगा 1/18 मोल के। देखिए, आपको इस बात को नहीं भूलना है कि जो एकिक नियम होते हैं उसका साधारण सा नियम यह है कि अगर आपको बड़ी संख्या का मान दिया हुआ है और छोटी संख्या का मान आपको पता करना है तो हमेशा आपको भाग करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ 1/18 किया। और यदि आपको छोटी संख्या का मान दिया हुआ है और आपसे बड़ी संख्या का मान पूछा जाता है तो आपको मल्टीप्लाई, गुणा करना पड़ेगा। जैसे कि अब 180 ग्राम H2O, अब ये किसके बराबर होगा, जरा ध्यान दीजिए। आपको छोटी संख्या का मान दिया हुआ है, बड़ी संख्या का मान आपको निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप 1/18 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 मोल। देखिए बच्चों, पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। जब आपसे मोल संकल्पना पर आधारित एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आपको
दो गुण दिए गए होंगे। एक गुण के दोनों मान आपको पता होंगे और दूसरे गुण का मान आपको एक पता होगा, दूसरा आपको पता लगाना होगा। इस पॉइंट को मत भूलिएगा। चलिए हम एक और एग्जाम्पल करके देखते हैं। हमें कहा गया कि ऑक्सीजन गैस O2 के 5 मोल में कितने अणु होंगे। अब देखिए यहां फिर आपको वे दो गुण तलाशने होंगे जिनके ऊपर ये प्रश्न आधारित है। तो जरा ध्यान दीजिए, यहां आपको मोल दिए हुए हैं 5 मोल, आपको ये मोल दिए हुए हैं और आपसे कितने अणु यानी अणुओं की संख्या आपसे पूछी गई है। कितने अणु यानी अणुओं की संख्या। तो अब आप एक बार फिर देखिए कि जो हमारे सूत्र थे, यदि हमने वो याद किए हुए हों तो हमें उसमें पता लग जाएगा कि जो 1 मोल अणु हैं, यदि किसी यौगिक के 1 मोल अणु हैं तो हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होंगे। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए हम फिर एक एक नियम का प्रयोग करेंगे। हम कहेंगे क्योंकि एक मोल अणु बराबर है किसके, 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं के। तो इसलिए 5 मोल अणु अब किसके बराबर होंगे। देखिए बात को समझिए। देखिए यहां आपको छोटी संख्या का मान दिया हुआ है, बड़ी संख्या का मान आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6.023 इंटू 10⁻23 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो देखिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हुआ 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11 और 5 अंक 30। तो 30 इंटू 10⁻23। और यदि आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में यानी वैज्ञानिक संकेतन में लिख ले तो ये होगा 3.0115 इंटू 10⁻24 अणु। जरा याद कीजिए कि जब हम दशमलव को बाईं तरफ लेकर के जाएंगे तो धनात्मक पावर बढ़ेंगी और दाईं तरफ लेकर के जाएंगे तो ऋणात्मक पावर बढ़ेगी। और अगर यदि आपको ये ध्यान ना आ रहा हो तो आप प्लेलिस्ट में से उस वीडियो को देख करके उसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ गया। चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर इसको समझते हैं। देखिए हमें कहा गया एल्यूमिनियम के 3 मोल में कुल कितने परमाणु होंगे। अब यहां बात एक तत्व की हो रही है जिसका नाम एल्यूमिनियम है और इसके 3 मोल हमारे पास हैं, यानी हमें क्या दिए हुए हैं, मोल। और इसमें ये हमसे पूछता है कि कितने परमाणु होंगे, यानी परमाणुओं की संख्या आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए एक बार फिर हमने ये पता लगा लिया कि वो कौन से 2 गुण हैं जिन पर ये आंकिक प्रश्न आधारित है। तो अब देखिए हमें अपने फार्मूलों से पता है कि 1 मोल तत्व ये बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणुओं के। ठीक है बच्चों। तो यदि 1 मोल में इतने हैं तो 3 मोल में कितने होंगे। हम यहां इसको सीधा ही कर देते हैं। 3 मोल में कितने होंगे। देखिए फिर से ध्यान दीजिए कि हमें छोटी संख्या का मान दिया हुआ है
बड़ी संख्या का मान हमारे से पूछ रहा है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 3। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 96018 इंटू 10⁻23। और यदि आप इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं तो 1.8069 इंटू 10⁻23 परमाणु, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस बार हमें कहा गया है कि एक यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड के 0.5 मोल का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। देखिए अब आपको यहाँ कौन सी दो जानकारी दी हुई है। एक तो आपको मोल के बारे में पता है और दूसरा आपको द्रव्यमान यानी भार के बारे में जानकारी दी हुई है। तो फिर देखिए हम अपने जो फॉर्मूले हैं उनसे हमने ये सीखा हुआ है कि एक मोल यौगिक का भार उसके ग्राम अणुभार के बराबर होता है। तो देखिए बच्चों CO2 का ग्राम अणुभार कितना होगा? ग्राम अणुभार। तो देखिए मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको सिर्फ क्या करना है कि अणुभार जो भी दिया हुआ है इसके आगे ग्राम लिख देना है। तो यानी हमारे पास जो CO2 का ग्राम अणुभार है वो 44 है। तो यदि आप उन सूत्रों को देखें तो उनसे हमें पता है कि एक मोल CO2 का भार 44 ग्राम होगा। ये हमने अभी यहां देखा। तो 0.5 मोल जो CO2 है उसका भार कितना हो जाएगा? 44 इंटू 0.5। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो ये कितना आ जाएगा? 22 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। 22 ग्राम CO2 में कितने मोल उपस्थित है? अब देखिए यहाँ आपको एक बार फिर यौगिक का भार दिया हुआ है यानी जो द्रव्यमान है यौगिक का वो दिया हुआ है और उसमें वो आपसे पूछता है कि कितने मोल, यानी इस बार फिर आपके पास भार और मोल में संबंध है। तो जैसा अभी हमने इसका अणुभार देखा था 44, तो देखिए ग्राम अणुभार कितना होगा? 44 ग्राम। तो ये होगा 44 ग्राम। अब देखिए 44 ग्राम CO2 यदि आपके पास है तो आपके पास इसका एक मोल है। ठीक है, और यदि आपके पास इसका 1 ग्राम है तो फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1/44 मोल। और यदि आपके पास 22 ग्राम CO2 है तो ये कितना हो जाएगा? 1/44 इंटू 22। तो 22 से आप 44 को डिवाइड कर सकते हैं 2 बार और 2 से आप 1 को डिवाइड कर लेंगे 0.5 बार। तो यानी आपके पास इसके 0.5 मोल। चलिए 120 ग्राम कार्बन 12 में कुल कितने परमाणु? तो देखिए एक तो आपको यहाँ संख्या बतानी है, परमाणुओं की संख्या, और ये आपको दिया हुआ है भार यानी द्रव्यमान। तो अब देखिए जो कार्बन है, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है।
तो कार्बन का ग्राम परमाणु भार कितना होगा? ग्राम परमाणु भार, तो मैं समझता हूं कि आपको पता होगा कि ये 12 ग्राम। अब देखिए 12 ग्राम कार्बन में, यानी एक मोल कार्बन में कितने परमाणु होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु। आपके पास इतने परमाणु, ठीक है। तो एक ग्राम कार्बन में कितने परमाणु होंगे? तो आपको डिवाइड करना है 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 12। और यदि आपके पास 120 ग्राम कार्बन है तो देखिए अब ये क्या होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 12, और इसमें आपको मल्टीप्लाई करनी होगी 120 की। तो देखिए 12 से आपने 120 को 10 बार काट दिया, तो सीधा सा आपके पास आंसर आ गया 6.023 इंटू 10⁻24। अब आपके पास 24 कार्बन के परमाणु होंगे, और ये ही हमारा आंसर है। तो देखिए मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि यहां आपको दो गुणों को पहचानना है, फिर उसी के आधार पर आप एक एक नियम यानी यूनिटरी मेथड्स का प्रयोग करेंगे और आपके न्यूमेरिकल्स हल हो जाएंगे। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि 88 ग्राम, आप समझ गए होंगे कि ये द्रव्यमान है, में कितने अणु होंगे। अब आपसे ये अणुओं की संख्या पूछ रहा है 88 ग्राम में, और CO2 का ग्राम अणुभार कितना होगा? ग्राम अणुभार, देखिए आप जानते हैं कि CO2 का अणुभार 44 होता है। कितना होगा? 44। तो ग्राम अणुभार कितना होगा? 44 ग्राम। अब देखिए फिर से, सिंस 44 ग्राम CO2, इसका इसके अंदर कितने अणु होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 अणु। तो 1 ग्राम में कितने होंगे? 1 ग्राम CO2 में। तो आपको डिवाइड करना है, क्योंकि ज़्यादा का मान दिया हुआ है, कम का मान पूछ रहा है। तो 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 44। अब आपसे पूछा गया कि 88 ग्राम CO2 में कितने अणु होंगे। तो आपको कम का मान दिया हुआ है, ज़्यादा का मान आपसे पूछ रहा है। तो 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 44, और इसके इंटू में आ जाएगा 88। तो आप 44 से 88 को 2 बार डिवाइड कर सकते हैं। जब आप 2 को 6.023 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64012 इंटू 10⁻23। और यदि हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदल लें तो 1.2046 इंटू 10⁻24 अणु, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। चलिए हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस बार हमें एक यौगिक दिया हुआ है H2SO4, और वो इसमें हमारे से किसी तत्व के परमाणु पूछता है। जैसा मैंने आपको आरंभ में बताया था
कि यदि कोई यौगिक दिया हुआ है और आपसे उसमें उपस्थित किसी तत्व के परमाणु या सभी तत्वों के परमाणु वो पूछता है, तो आपको सबसे पहले उस यौगिक के अणु निकालने होंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसका जो ग्राम अणुभार है वो निकाल लेते हैं। ग्राम अणुभार, तो पहले आपको अणुभार ज्ञात होना चाहिए, तभी तो आप ये निकाल पाएंगे। तो देखिए ये कितना हुआ, 1 × 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, +32 +4 × 16, यानी 64, 32 और 2, तो ये आपको मिलेगा 98 यूनिट्स। और यदि आप इसे ग्राम अणुभार के रूप में लिखते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसके आगे ग्राम लिख देना है। तो अब आप ये देखिए कि जो 98 ग्राम है वो 1 मोल के बराबर है, और 1 मोल में कितने अणु होंगे? यदि आपके पास 1 मोल अणु है तो आपके पास कितने अणु होंगे? 6.023 × 10⁻23 अणु। ठीक है बच्चों, तो यानी आपके पास जो H2SO4 के अणुओं की संख्या है वो इतनी है। अब आप H2SO4 के एक अणु को देखिए, सिर्फ एक अणु, तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमारे से पूछा गया है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे। तो एक H2SO4 अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 4, 4। एक में, 2 में कितने होंगे? 8, 3 में कितने होंगे? 12, 4 में होंगे 16, 10 में कितने होंगे? 40, 100 में कितने होंगे? 400। यानी आपको क्या करना होता है कि आप यहाँ, क्योंकि 4 एटम प्रेजेंट हैं, तो आपको 4 से अणुओं की संख्या को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपके पास उस तत्व के परमाणु आ जाए। देखिए, यानी जो ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ होंगे उसके लिए पहले आप देखिए कि H2SO4 के कुल अणुओं की संख्या कितनी है? 6.023 × 10⁻23। और एक परमाणु में कितने एटम हैं ऑक्सीजन के? 4। तो यदि आपको ऑक्सीजन के परमाणु निकालने हैं तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये क्या आ जाएगा, 12, 9, 0, 24 × 10⁻23। और यदि आप इसे वैज्ञानिक संकेतन में बदलते हैं तो 2.4092 × 10⁻24 परमाणु, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं गैसों के आयतन से संबंधित। जैसे आपको कहा गया कि एसटीपी पर SO2 गैस के 2 मोल, देखिए एक तो आपको मोल दिए हुए हैं यहाँ, इस बात को मत छोड़िएगा। अगर आप इसको नहीं पहचान पाते तो समझ लीजिए आपके आंसर का गलत आना तय है। सबसे पहले आपको ये 2 बातें पहचाननी होंगी जिनके ऊपर आंकिक प्रश्न आधारित है। जैसे यहाँ पर कौन है? मोल और आयतन। अब देखिए, हम जानते हैं कि एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होगा? ध्यान रखना, ये सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है। यदि आपके पास ठोस या द्रव है तो वहां आप इसे अप्लाई नहीं करोगे। तो कितना है? 22.4 लीटर्स। ये 1 मोल का है।
तो 2 मोल का आयतन कितना होगा? 1 मोल का तो आपको पता है, तो 2 मोल का आयतन क्या होगा? 22.4 इंटू 2, आपको इससे मल्टीप्लाई कर लेना। तो 844 लीटर, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, इसने कहा कि एसटीपी पर 44.8 लीटर। अब बताओ बच्चों कि लीटर में आप किसको मापते हैं? आयतन को। किसको मापेंगे? आयतन को। अब इसमें कितने मोल होंगे? तो देखिए यहां आपको फिर दो पद मिल गए, एक मोल और एक आयतन। अब फॉर्मूले से आप जानते हैं कि एसटीपी पर यदि आपके पास किसी गैस के 22.4 लीटर आयतन है, ध्यान रखना सिर्फ गैस, इसमें आप सॉलिड या लिक्विड नहीं लेंगे। गैस है तो आप इसे यूज कर सकते हैं, अगर द्रव है या ठोस है तो आप इसको प्रयोग नहीं कर सकते। तो एसटीपी पर 22.4 लीटर गैस का अर्थ है कि आपके पास 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस। ठीक है बच्चों, तो 1 लीटर गैस में कितने मोल होंगे? यदि आपके पास 1 लीटर गैस होती है तो फिर वही डिवाइड करना पड़ेगा, 1/22.4 मोल। और इसी प्रकार यदि आपके पास 44.8 लीटर गैस है तो अब आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1/22.4 इंटू 44.8, तो आप देख सकते हैं कि ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा, और 1 और 2 की मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ जाएगा? 2 मोल। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एसटीपी पर 11.2 लीटर, देखिए यहां फिर आपको आयतन दिया हुआ है और इस बार आपको ऑक्सीजन के अणु निकालने हैं। तो देखिए आपने दो प्रॉपर्टीज को पहचान लिए, एक प्रॉपर्टी आयतन है, एक प्रॉपर्टी अणुओं की संख्या है। तो देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि एसटीपी पर 22.4 लीटर्स ये इक्वल होंगे 1 मोल के, या फिर आप सीधा ही कह लीजिए 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं के बराबर होगी, 22.4 लीटर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1 लीटर है ये आयतन किसके बराबर होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 22.4, यानी आपके पास इतने अणु होंगे। तो इसी से हम निकाल लेते हैं कि यदि हमारे पास 11.2 लीटर ऑक्सीजन है तो देखिए इसमें कितने मोल होंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 अपॉन 22.4 इंटू 11.2। तो आप देख सकते हैं कि आप इसे 2 बार डिवाइड कर सकते हैं और फिर इस 2 से 6.023 को डिवाइड कीजिए तो 3.011 लगभग इतना आ जाएगा, इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन अणु। आपके पास इतने अणु होंगे। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए आपको कहा गया है कि आपके पास अमोनिया गैस के इतने अणु हैं। तो देखिए यहां आपको अणुओं की संख्या दी हुई है और इसका द्रव्यमान आपको निकालना है।
तो यानी आपने एक बार फिर उन दोनों पदों को पहचान लिया, एक संख्या और एक भार। तो अब देखिए हम जानते हैं कि 6.023 इंटू 10⁻23, अगर आपके पास NH3 के अणु हैं तो इनका जो भार होगा वो ग्राम परमाणु भार के बराबर होगा, सॉरी ग्राम अणु भार के बराबर होगा। तो जरा आप देखिए NH3 का ग्राम अणु भार कितना होगा। देखिए N के लिए कितना है 14, और क्योंकि 3 हाइड्रोजन है तो 17। तो यानी 6.023 इंटू 10⁻23 अमोनिया के अणु 17 ग्राम के बराबर होंगे। तो फिर वही एक अणु किसके बराबर होगा, 17/6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं के। और इस तरह से अगर आपके पास 3.01 इंटू 10⁻23 अमोनिया के अणु हो तो आपको क्या करना होगा, इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 17/6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 3.01 इंटू 10⁻23। तो अब देखिए बच्चों, इस पावर से तो आप ये पावर कैंसिल कर देंगे और 3.01 से ये लगभग 2 बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जब आप 2 से 17 को डिवाइड करेंगे तो 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10, इतने ग्राम अमोनिया आपके पास रहने वाली है। तो देखिए बच्चों, मैं समझता हूं कि आपको मोल संकल्पना पर आधारित ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ध्यान दीजिए बच्चों कि ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताई है। हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं वो बहुत ही बेसिक हैं। तो यदि आप एक बार इन बेसिक प्रश्नों को हल करके जो कंसेप्ट है, जो मेथड है आंकिक प्रश्नों को हल करने का, यदि आप इसे समझ लेते हैं तो आप इनसे डिफिकल्ट टाइप के न्यूमेरिकल्स भी धीरे धीरे करना सीख जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी यौगिक में किसी तत्व की प्रतिशत मात्रा और मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र ज्ञात करने। तो आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे।